गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोग का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा पार्ट लेकर के हम आप लोग समक्ष उपस्थित हुए हैं। जहाँ से कल क्लास एंड हुई थी, आज वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आपने देखा गारसा दत्तासी ने क्या लिखा, शिवश्री सेंगर ने क्या लिखा और डॉक्टर जॉर्ज गिरिहर्सन ने क्या लिखा। और इसी लेखन परंपरा की कड़ी में आगे देखते हैं। कुछ छूटा हुआ भाग है जहाँ से कल एंड हुआ था, आज फिर से वहीं कंटिन्यू क्लास करते हैं जॉर्ज गिरिहर्सन का। जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि मिश्रबंध तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्रबंध विनोद नाम की पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में 3671 कवियों का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं इसी में। चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्रबंध विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कितने में हुआ? सन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें कवियों की संख्या कुल कवियों की संख्या 4591 लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। कितना? 5000 कवियों का उल्लेख है। यह सवाल 2016 की टीजीटी में पूछा गया था कि किस साहित्यकार के इतिहास में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें से बन दिया गया था। ये 2016 में पूछा गया सवाल था। आगे देखते हैं। मिश्रबंध ने अपने ग्रंथ में अपने ग्रंथ में 8 से अधिक कालखंडों का, कितने? 8 से अधिक, कितना? 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया। मिश्रबंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने 8 खंडों से अधिक काल में विभाजित किया। इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं,
चंद्र शुक्ल लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने प्रायः मिश्रबंध विनोद से लिया है। मिश्र बंध विनोद से लिया है। कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैंने प्रायः मिश्रबंध विनोद से लिया है। ये जो काल विभाजन था, ये जो काल खंडों का वितरण था, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैंने प्रायः जो है ये मिश्रबंध विनोद से हमने इसको लिया है। आगे और भी साहित्यकार हैं, वो क्या कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं। कौन? नामवर सिंह कहते हैं। नामवर सिंह का कथन है, मिश्रबंध विनोद साहित्य का पंचांग है। क्या है? साहित्य का पंचांग है। नामवर सिंह कहते हैं कि मिश्रबंध विनोद साहित्य का पंचांग है। अगर ये पूछ ले कि किस साहित्यकार के साहित्य को साहित्य का पंचांग कहा जाता है, तो मिश्रबंध द्वारा लिखित मिश्रबंध विनोद नामक पुस्तक को या ग्रंथ को साहित्य का पंचांग कहते हैं। आगे देखते हैं। मिश्रबंध विनोद ने सारंगधर को ब्रज भाषा का ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। मिश्रबंध विनोद में सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। मिश्रबंधुओं ने और क्या कहा है? मिश्रबंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। किसको? मिश्रबंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है, जबकि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुण्य
को माना है। मिश्र बंधुओं ने कहा कि हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है, जबकि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है या स्वीकार किया है? स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। अब हमारे साहित्यकार आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इस साहित्य के बारे में क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैष्णव और ब्राह्मणवादी आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैष्णव व ब्राह्मणवादी आलोचक थे। इनको ब्राह्मणवादी आलोचक क्यों कहा गया? क्योंकि इनके मन में कहीं न कहीं कुछ जातीयता भावना की, उच्च कोट की लोग को ज़्यादा सपोर्ट करना इनके जहन में हमेशा रहता था। इसीलिए कहते थे कि कबीर हमारे कलम के लायक नहीं, और तुलसीदास को उच्च सोपान देते हुए, उच्च कोट का बताते हुए उनका हमेशा समर्थन किया, और कबीर दास को हमेशा तुच्छ समझते हैं कि कबीर हमारे कलम के लायक नहीं है। हमेशा कबीर की जो है कि उपेक्षा करते रहे। आगे क्या कहते हैं? हिंदी के प्रथम मीमांसा आलोचक थे। और क्या थे? हिंदी के प्रथम मीमांसा आलोचक थे। और हिंदी के प्रथम मीमांसा आलोचक थे। और क्या थे? हिंदी आलोचना को मानव विकारों से मानव विकारों से विचार की पृष्ठभूमि पर लाने वाले आलोचक थे। यानी कि हिंदी आलोचना को मानव विकारों से विचार के पृष्ठभूमि पर लाने वाले आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अच्छा, आगे और क्या थे? सबसे तीव्र व्याख्यातों का
सबसे तीव्र झंझावतों के निडर झंझावतों के का निडर रूप से व्याख्या करने वाले झंझावतों का निडर रूप से झंझावतों का निडर रूप से व्याख्या करने वाले आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे तीव्र और झंझावतों के निडर रूप से व्याख्या करने वाले आलोचक थे। अपने समय के आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक तरीके से हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का काम करने वाले आप हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक थे। और ये सबसे तीव्र और झंझावतों के निडर रूप से, जिसको किसी को कुछ कहने में कोई हिचक नहीं था, कोई शब्द कहने में, कोई वाणी कहने में, कोई जिसके झंझावतों का निडर रूप से व्याख्या करने वाले आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक थे। क्या थे? रसवादी आलोचक थे। क्या थे? आचार्य शुक्ल जी रसवादी आलोचक थे, जिन्होंने अलंकार को गौड़ बताया। जिन्होंने अलंकार को गौड़ बताया। क्या बताया? गौड़ बताया। जिसने अलंकार को गौड़ बताया और हमेशा किसका? रसवादी आलोचक थे। अच्छा, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सन 1929 में शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में, कितने में? सन 1929 ईस्वी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान से हिंदी शब्द सागर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शब्द सागर की भूमिका में इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ। यह सवाल 2021 टीजीटी में पूछा गया था
कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा साहित्य का इतिहास संपादित हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो नागरी पचाड़ी सभा काशी के तत्वाधान में पहली बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। किसके तत्वाधान में? नागरी पचाड़ी सभा काशी के द्वारा। आगे देखते हैं जिसका शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का विकास है। हिंदी साहित्य का विकास है, जिसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। यानी जब सन 1929 में नागरी पचाड़ी सभा के तत्वाधान में जब इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, तो उसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के विकास की भूमिका में जो है कि उनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर। आगे देखते हैं इसी वर्ष 1929 में, किसमें? इसी वर्ष सन 1929 में इसे संवर्धित व संशोधित करके हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। स्वतंत्र शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास को संवर्धित और संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य इतिहास अपने इतिहास को अति वैज्ञानिक ढंग से
अतिवैज्ञानिक ढंग से लिखा, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को अति वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया, इसीलिए इसको हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। अगर पूछ दे कि हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ हिंदी साहित्य का आरंभ देशभाषा काव्य जिसका समय 1050 से माना है, जिसका समय 1050 माना है। कितना माना है? 1050। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 1050 विक्रम संवत है। विक्रम संवत 1050 से कितने? 1375 तक। आगे देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहकर हिंदी की प्रकृति में रखा। हिंदी की प्रकृति में रखा। हिंदी की पृष्ठभूमि में यानी अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास कहकर, क्या कहकर? प्राकृताभास कहकर
हिंदी कहकर हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा। किसने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं। शुक्ल के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, देखते हैं क्या कहते हैं। इस शुक्ल के संबंध में कहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला है। क्या? शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में, पंचांग के रूप में मिला है। यानी शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ या मिला है। अतः जिसको मानवीय चेतना से, जिसको मानवीय चेतना से प्रमाणित मानते हैं, प्रमाणित बना दिया, ठीक रहेगा ज्यादा। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में मिला है। अतः जिसको मानवीय चेतना से प्रमाणित बना दिया। अच्छा, अब इनके बारे में एक और आलोचक है नलिन बिलोचन शर्मा, क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में? अनुपात की दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश की प्रवृत्ति निरूपण, स्वल्पांश की प्रकृति निरूपण, स्वल्पांश से प्रकृति निरूपण परक है, अधिकांश निरूपण है। यानी अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश की प्रकृति निरूपण है, निरूपण परक है, निरूपण परक है। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा कि अनुपात की दृष्टि से स्वल्पान की प्रकृति निरूपण परक है। क्या? इनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, अधिकांश विवरण प्रधान है। और क्या है? अधिकांश विवरण प्रधान है, विवरण प्रधान है। उन्होंने ये कहा, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा, अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश की प्रकृति निरूपण परक है और अधिकांश विवरण प्रधान है। अच्छा, और एक आलोचक और आ जाते हैं जिनको हम इनके बारे में देखते हैं। जैनेन्द्र के अनुसार, जैनेन्द्र क्या कहते हैं इनके बारे में?
जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के अनुसार जैनेन्द्र क्या कहते हैं? इतिहास उन्होंने जुटाया है। इतिहास उन्होंने जुटाया है। क्या है? इतिहास उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। नगेंद्र कहते हैं कि इतिहास उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल के बारे में कहते हैं जैन जी, इतिहास को उन्होंने तो जुटाया है, जगाया नहीं है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के अंतर्गत हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ। अंतर्गत हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के अंतर्गत हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ। पूरे भक्तिकाल को इन्होंने चार भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। किसको? भक्तिकाल को। पूरे भक्तिकाल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित करके शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिपादित किया है। शुद्ध धार्मिक विचार पर प्रतिपादित किया। इन्होंने भक्तिकाल को 4 भागों में विभाजित करके शुद्ध धार्मिक विचार पर प्रतिपादित किया। उनको साहित्य के इतिहास में इनके साहित्य के इतिहास में इनके साहित्य के इतिहास में कुल कवियों की संख्या 1000। कुल कवियों की संख्या कितनी? संख्या 1000। कितनी? टोटल 1000 हो गई।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कवियों की संख्या कितनी, 1000, टोटल कवियों की संख्या 1000 कवियों का उल्लेख किया इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि सन 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा काशी के तत्वाधान में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य की विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष उसको संवर्धित और संशोधित करके हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से इसको प्रकाशित कराया गया। आगे देखते हैं। इन 1000 कवियों इन 1000 कवियों का विवरण व विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने यानी 1000 कवियों का विवरण और विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास में बांधा है। इतिहास को कितने 900 वर्षों के इतिहास में बांधा है। कितने वर्षों के 900 वर्षों के इतिहास में बांधा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 1000 कवियों का विवरण और विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास में बांधा है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने 900 वर्षों के इतिहास में बांधा है। आगे देखते हैं। ये आपके मुख्य हो गए। अब कुछ अन्य आलोचक के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अन्य प्रमुख साहित्यकार जैसे हो गए अन्य प्रमुख साहित्यकार अन्य प्रमुख साहित्यकारों में पहला नाम डॉक्टर श्याम सुंदर दास का आता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। ये क्या कहते हैं, आइए इनके बारे में। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी 1924 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा ने कराया है। यानी कि इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा ने कराया।
हिंदी भाषा का विकास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, किस नाम से? हिंदी भाषा का विकास। और किस सन में? सन 1924 ईस्वी में। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कौन करा था? नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा ने करवाया। एक साथ ही साहित्य बोलियों का भौगोलिक विस्तार। उसी में आगे लिखिए। एक साथ ही साहित्य बोलियों का भौगोलिक विस्तार। एक साथ ही साहित्य बोलियों का विस्तार। बोलियों का विस्तार। बोलियों का पानी पिलाओ गिलास में। बोलियों का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार व जनसंख्या पर इसका प्रभाव। जनसंख्या। सॉरी लाइट चली गई। चलिए इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक बस इतना। दिखा तो सही। चलिए आज तक बस यहीं क्लास आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके चौथे पार्ट में अगले दिन फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।